Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 5th August 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about anti-doping bill, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. सो देखिए, सबसे पहले करंट इश्यूज़ देखते हैं क्या है करंट न्यूज़। तो पार्लियामेंट ने एक नया कानून पास किया है जिसका नाम है नेशनल एंटी डोपिंग लॉ। तो देखिए, डोपिंग को लेकर के पहले भी कई सारे प्रोविजंस थे, एजेंसीज थीं, लेकिन उनके लिए कोई कानून नहीं था। दे वर क्रिएटेड एज पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, वी हैड नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एंड नेशनल डोप टेस्टिंग लैब। These institutions were there, these organizations were there, but there was no statutory backing. तो अब ये कानून ला करके, नेशनल एंटी डोपिंग लॉ ला करके इन ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस को एक स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया जा रहा है। स्टैच्यूटरी स्टेटस देने से कैसा होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पावर फंक्शंस वेल डिफाइन हो जाते हैं, जिससे उसको फिर फंक्शन करने में ज़्यादा आसानी होती है। और इसके साथ ही, इस कानून के साथ ही, इंडिया हैज जॉइंड सेलेक्ट फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट हैव brought a specific law in order to deal with the problem of doping. वो देश हैं जैसे कि यूएस, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड साउथ कोरिया आर अदर कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम इंडिया हु हैव ब्रॉट ए सेपरेट लॉ टू टैकल विद द इशू ऑफ डोपिंग। डोपिंग तो आई होप आप सब समझते ही होंगे, फिर भी यहाँ मैंने लिख करके दे दिया है कि इट इज़ द यूज़ ऑफ बैंड परफॉर्मेंस इन्हांसिंग सब्सटेंसेज और ड्रग्स इन स्पोर्ट्स एंड विच इज़ कॉमनली नोन एज डोपिंग। देखिए, अगर आप पर्पस समझिए स्पोर्ट्स का, तो आपको फिर समझ आ जाएगा कि डोपिंग को लेकर के क्या प्रॉब्लम है। स्पोर्ट्स का मेन पर्पस होता है कि ह्यूमन के पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर रहा है, एक इंसान कितने हद तक अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है। तो जैसे कि कोई एक एथलीट है तो कितने तेज वो दौड़ सकता है, या फिर जैसे कबड्डी है, क्रिकेट है, तो कितना बेहतर वो एक इंसान स्किल डेवलप कर सकता है। तो ये है पर्पस स्पोर्ट्स का, जहाँ पे एक इंसान जब कंपटीशन को फेस करता है तो अपने आप को इवॉल्व कराने की कोशिश करता है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है। तो मुद्दा यह है कि स्पोर्ट्स इज़ द टेस्ट ऑफ ह्यूमन एंडेवर्स, स्पोर्ट्स इज़ द टेस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, स्पोर्ट्स इज़ द टेस्ट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। अब उसमें कोई इंसान ड्रग्स लेकर के और अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखा रहा है, तो फिर ये स्पोर्ट्स के एसेंशियल पर्पस के अगेंस्ट होगा। इट विल बी डिफीट ऑफ द एसेंशियल पर्पस ऑफ द स्पोर्ट्स। फिर तो ये डॉक्टरों का खेल हो जाएगा। जो डॉक्टर जितना बढ़िया दवाई दे पाए, जितना बढ़िया ड्रग्स दे पाए, उतना बढ़िया उसका खिलाड़ी स्पोर्ट्स खेलेगा। तब तो फिर ये ह्यूमन एफर्ट्स का तो रोल ही नहीं रहा यहाँ पे। एंड दैट इज़ वाई डोपिंग इज़ कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम, एंड दैट इज़ वाई डोपिंग इज़ नॉट अलाउड। पहले हमारे देश में डोपिंग को रोकने के लिए अलग अलग एजेंसीज और लैब्स थीं, अब उनको स्टैच्यूटरी स्टेटस दे दिया गया विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू लॉ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा पहले से था, बट दैट वाज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860, जिसका गोल है टू इंश्योर डोपिंग फ्री स्पोर्ट्स इन इंडिया। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स आर टू इम्प्लीमेंट एंटी डोपिंग रूल्स एज पर वाडा। तो हमारे देश में है नाडा और इंटरनेशनल लेवल पे है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वॉज क्रिएटेड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी 1999, और इसका काम है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का काम है कि यूनेस्को द्वारा बनाई गई एक इंटरनेशनल एंटी डोपिंग कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट कराए। तो ध्यान से समझिएगा, यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसके एफर्ट्स के कारण एक इंटरनेशनल एंटी डोपिंग लॉ साइन हुआ है जिसको एंटी डोपिंग कन्वेंशन कहते हैं। इस एंटी डोपिंग लॉ ने इस एजेंसी वाडा को, जिसको इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने बनाया है, इस एजेंसी वाडा को जिम्मेदारी दी गई है इंटरनेशनल इवेंट्स में या स्पोर्ट्स में डोपिंग की एक्टिविटीज़ को रोकने की। और हमारे देश की जो एजेंसी है नाडा, ये काम करती है एज पर द डायरेक्टिव्स और द रूल्स क्रिएटेड बाय वाडा। अब ये जो नया कानून आया है, इसके क्या की प्रोविजंस हैं, क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इसमें बातचीत की गई है, वो भी ज़रा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट प्रोहिबिट्स एथलीट्स फ्रॉम इंगेजिंग इनटू डोपिंग ऑफ कोर्स। तो ये तो पहले भी मना था, लेकिन अब कानून बना करके स्पेसिफिक तरीके से लिख दिया गया है
कि एथलीट्स डोपिंग में इंगेज नहीं हो सकते हैं। उसके अलावा जो नेशनल एंटी डोपिंग अथॉरिटी है, इसके पावर और फंक्शंस ठीक ठीक तरीके से डिफाइन कर दिए गए हैं। नाउ दे विल हैव पावर टू इन्वेस्टिगेट एनी डोपिंग एलिगेशंस, इट कैन लेवाई सैंक्शंस फॉर एंटी डोपिंग रूल्स वायलेशंस, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स ये ले सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, सडन इंस्पेक्शन, सैंपल कलेक्शन कर सकता है। ये सब कुछ अब नाडा कर सकता है, पहले भी करता था, लेकिन अब उसके पास ये कानूनी तौर पे ये पावर और फंक्शंस आ गए हैं। इट हैज़ नाउ पावर टू डिस्क्वालीफाई द एथलीट्स फॉर वायलेटिंग डोपिंग रूल्स। तो किसी भी एथलीट को वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है, उसके मेडल्स को वापस ले सकता है, किसी भी गेम में उसके पॉइंट्स को वापस छीना जा सकता है, उसको एक प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के लिए बैन किया जा सकता है बाय नाडा एज़ पर दिस न्यू लॉ। और उसके अलावा इस लॉ में ये भी लिखा गया है कि नाडा का मेन जिम्मेदारी होगा कि यूनेस्को का जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, एंटी डोपिंग कन्वेंशन, उसके की प्रोविजंस को हमारे देश में इम्प्लीमेंट करा पाए वेन एवर एनी स्पोर्ट्स इवेंट्स आर कंडक्टेड इन आवर कंट्री। लेकिन कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न भी हैं इस लॉ में, कुछ गैप्स भी हैं इस लॉ में, उनको एक एक करके देखते हैं। जैसे नेशनल एंटी डोपिंग अथॉरिटी का एक डायरेक्टर जनरल होंगे, लेकिन डायरेक्टर जनरल के पोस्ट को लेकर के कुछ गैप्स हैं। पहला तो उस पोस्ट को लेकर के कोई क्वालिफ़िकेशन मेंशन्ड नहीं है, तो इस कारण से हो सकता है कि सरकार कुछ ऐसे लोगों को अपॉइंट करे जो इस पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फिट नहीं है, जिनको इस पोस्ट की बहुत ज़्यादा समझ नहीं है। तो बीसीसीआई में भी पहले ऐसा ही होता था, अनप्रोफेशनल्स और दोज हु बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस वेर अपॉइंटेड एज बीसीसीआई प्रेसिडेंट। तो इस कारण से हमने देखा कि बीसीसीआई का ओवरऑल फंक्शनिंग में कई सारा मैल प्रैक्टिसेस या करप्शन के केसेस देखे हमने। बाद में फिर फैसला लिया गया कि, और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स पे फैसला लिया गया कि एक क्रिकेट से रिलेटेड ही कोई एक प्रोफेशनल, कोई लीजेंड, उसको बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनाया जाए। फिर जाकर के सौरव गांगुली को बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनाया गया। एंड सिंस देन बीसीसीआई अब देखिए काफ़ी एक प्रोफेशनल बॉडी की तरह काम कर रही है। लेकिन ऐसा कोई प्रोविज़न नेशनल एंटी डोपिंग अथॉरिटी को लेकर के नहीं है कि कौन इसका डायरेक्टर जनरल होगा, उसके क्वालिफिकेशन को लेकर के कोई बात नहीं की गई है। उसके अलावा डायरेक्टर जनरल को रिमूव करने के प्रोविज़न साफ साफ लिखे गए हैं कि डायरेक्टर जनरल कैन बी रिमूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो एक डर ऐसा है कि भारत सरकार अपने इस पावर का जो उनके पास है विथ रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर जनरल, उसका मिसयूज कर सकती है एंड सम इनएफिशिएंट पीपल और पर्सन में बी अपॉइंटेड फॉर दिस पोस्ट। तो ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है या गैप है। अगर डायरेक्टर जनरल के पोस्ट को लेकर के प्रॉपर क्वालिफिकेशन दे दी जाए और डायरेक्टर जनरल के पोस्ट के रिमूवल को लेकर के भी एक सेफ्टी या सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दे दिया जाए, तो फिर शायद से नेशनल एंटी डोपिंग अथॉरिटी और ज़्यादा इंडिपेंडेंट, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर पाएगी। इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब है कि आपको इस कानून के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट से दिखाने हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कार्बन मार्केट दैट इंडिया वांट्स टू क्रिएट, और दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस कानून, इस नए इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001। तो पहले इस कानून को समझेंगे और फिर इस करंट आर्टिकल पे आएंगे। तो ये कानून, जैसा कि आप देख रहे हैं, 2001 में लाया गया था। इस कानून की मदद से कुछ लीगल स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनाइजेशंस या मैकेनिज्म्स को डेवलप करने की कोशिश की गई बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी इन आवर कंट्री, कि हमारे देश में एनर्जी की बचत हो, इसके लिए ये कानून लाया गया, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर के। फॉर एग्जांपल, ये 5 स्टार रेटिंग्स आप देखते हैं अलग अलग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में, कोई 3 स्टार होता है, कोई 4 स्टार होता है, कोई 5 स्टार होता है। दीज रेटिंग कॉन्सेप्ट वॉज ब्रॉट एज पर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001। उसके अलावा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001 की मदद से इस्टेब्लिश किया गया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस कानून की मदद से डेवलप किया गया है, जिसका मेन काम है हमारे देश के अंदर एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में कम से कम एनर्जी के साथ एनर्जी सेविंग्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सेविंग हो, कम से कम एनर्जी वेस्टेज हो। इसको प्रमोट करने का काम दिया गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने कई सारे स्कीम्स चलाए, जैसे एलईडी बल्ब
को पॉपुलराइज कराने का काम कराया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने। पहले आप देखते होंगे फिलामेंट वाले बल्ब चलते थे, तो फिलामेंट वाले बल्ब्स कैसा है, पावर कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, तो उनके जगह पे एलईडी बल्ब्स को प्रमोट कराया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने। और भी कई सारे इनिशिएटिव्स लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने, जैसे इट केम अप विद अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स की मदद से हमारे देश के अंदर जितने भी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनको रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफर्ट्स टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी इन देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरीज़। इसमें स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में टोटल 97 इंडिकेटर्स के बेसिस पे स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है। तो ये जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है, इट वाज डेवलप्ड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन एसोसिएशन विद अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी AEEE। अब करंट मुद्दे पे आते हैं। तो करंट न्यूज़ ये है कि भारत सरकार ये जो कानून है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, इसको अमेंड करना चाहती है, इसमें कुछ बदलाव लाना चाहती है। तो मुख्यतः 2 तरह के बदलाव लाना चाहती है भारत सरकार इस कानून में। पहला तो कुछ इंडस्ट्रीज़ को और रेजिडेंशियल कस्टमर्स को भारत सरकार एक टारगेट देना चाहती है फॉर यूजेज ऑफ क्लीन एनर्जी। तो अभी तक कैसा है कि जो इंसान जितना पावर कंज्यूम कर रहा है कर सकता है, जो इंडस्ट्री जितना पावर कंज्यूम कर सकती है कर सकती है, बस उसको पावर के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है। लेकिन अब क्या करना चाहती है सरकार, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट ला करके कुछ एक सेलेक्टेड इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को टारगेट देना चाहती है कि आप जितना भी पावर इस्तेमाल करें उसका एक सर्टेन परसेंट, हो सकता है 30%, 40%, आप ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करें। ग्रीन एनर्जी मतलब रिन्यूएबल या नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी का इस्तेमाल करें। एंड प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम प्रोपोर्शन ऑफ द एनर्जी मस्ट कम फ्रॉम दीज सोर्सेज। ऐसा पहला गोल है कि कुछ गिने चुने रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को क्लीन एनर्जी कंजम्पशन का टारगेट दिया जाए। और दूसरा सेटिंग अप ऑफ कार्बन मार्केट्स। तो कार्बन मार्केट से कैसा होगा कि कार्बन क्रेडिट्स खरीदे या बेचे जा सकेंगे अमंगस्ट दीज ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस जिनको बाइंडिंग तरीके से टारगेट दिया गया है फॉर क्लीन एनर्जी। तो समझते हैं कि कार्बन मार्केट कैसे काम करेगा एग्जैक्टली। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि एक इंडस्ट्री A है, दूसरी इंडस्ट्री B है, दोनों को टारगेट दिया गया एज पर द फर्स्ट प्रोविज़न ऑफ दिस एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट। अभी तो ये पहला प्रोविज़न लाया नहीं गया है, लेकिन मान लीजिए कि ये पहला प्रोविज़न इम्प्लीमेंट हो गया एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को अमेंड करके। और इस पहले प्रोविज़न के हिसाब से इस फैक्ट्री को अलाउ किया गया कि मैक्सिमम 100 यूनिट ऑफ वो पावर का इस्तेमाल कर सकता है बाय यूजिंग कार्बन सोर्सेज। इस फैक्ट्री को भी अलाउ किया गया कि मैक्सिमम वो 100 यूनिट ऑफ पावर का इस्तेमाल कर सकता है यूजिंग कार्बन सोर्सेज। तो दोनों पे मतलब बाइंडिंग टारगेट्स लगा दिए गए 100 यूनिट्स ऑफ पावर यूजिंग कार्बन सोर्सेज। लेकिन रियलिटी में अगर इस फैक्ट्री ने बस 80 यूनिट ऑफ पावर कंज्यूम किया यूजिंग कार्बन सोर्सेज, तो माना जाएगा कि इस फैक्ट्री ने 20 यूनिट का कार्बन क्रेडिट कमा लिया। क्यों? क्योंकि इसको अलाउ था 100 यूनिट्स का कार्बन 100 यूनिट्स का पावर कंज्यूम करने का यूजिंग कार्बन सोर्सेज, लेकिन इसने इस्तेमाल किया बस 80 यूनिट्स। तो माना जाएगा कि इसने 20 यूनिट का कार्बन क्रेडिट कमा लिया इस प्रोसेस में। जबकि ये जो दूसरी फैक्ट्री है, मान लीजिए कि इसको 100 यूनिट्स का एनर्जी कंजम्पशन अलाउड था यूजिंग कार्बन सोर्सेज, लेकिन इसने असल में 120 यूनिट खर्च कर दिया, यानी कि 20 यूनिट इसने ज़्यादा खरीद लिया, ज़्यादा कंज्यूम कर लिया। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि फिर इस फैक्ट्री के पास 20 कार्बन क्रेडिट हैं और इस कंपनी के पास 20 कार्बन क्रेडिट की कमी है, मतलब -20 कार्बन क्रेडिट और इसके पास +20 कार्बन क्रेडिट। अब ये जो कंपनी है, ये इस कंपनी को अपना कार्बन क्रेडिट बेच सकती है फॉर सम मनी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो कंपनियां भी पावर कंजम्पशन करेंगी, कार्बन एनर्जी सोर्सेज का कम इस्तेमाल करेंगी, उनको कार्बन क्रेडिट की कमाई होगी और उसको वो मार्केट में बेच करके पैसे अर्न कर सकते हैं। दैन दिस इज़ हाउ देयर विल बी अ काइंड ऑफ मोटिवेशन या इंसेंटिवाइजेशन फॉर मैक्सिमम यूज ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड रिडक्शन ऑफ पावर कंजम्पशन थ्रू carbon sources, and that will happen only if a carbon market is created, and carbon market makes sense only if some organizations or industries have compulsory targets। otherwise इसको मान लो टारगेट ही नहीं होता कि 100 यूनिट से ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकता, तो फिर ये क्यों खरीदता 20 यूनिट ऑफ कार्बन? नहीं खरीदता। बट ओनली व्हेन दिस टू प्रोविजंस आर ब्रॉट टुगेदर, कुछ कंपनीज को कंपल्सरी टारगेट और फिर कार्बन मार्केट साथ ला दिया जाए, देन ओनली देयर विल बी इंसेंटिवाइजेशन फॉर
शिफ्टिंग मोर टूवर्ड्स ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बायोलॉजी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए हाल फिलहाल में डीप माइंड नाम की एक कंपनी, जो गूगल की ही एक कंपनी है, मतलब डीप माइंड का पेरेंट कंपनी है गूगल। डीप माइंड नाम की इस कंपनी ने एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल अनाउंस किया है जिसका नाम है अल्फ़ाफोल्ड। इस अल्फ़ाफोल्ड इंटेलिजेंस टूल की मदद से किसी भी लगभग 200 मिलियन प्रोटीन्स का, बायोलॉजिकल प्रोटीन्स का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। तो डीप माइंड नाम की कंपनी है, टूल बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल अल्फ़ाफोल्ड, जिसकी मदद से प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, जो प्रोटीन्स हैं उनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। तो अल्फ़ाफोल्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, या आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर है, विच इज बेस्ड ऑन प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन टूल। तो ये प्रोटीन स्ट्रक्चर को 3 डायमेंशनल प्रोटीन स्ट्रक्चर बना सकता है। एग्जैक्टली ये कैसे काम करेगा अल्फ़ाफोल्ड? तो ये इनपुट आउटपुट मॉडल पे काम करेगा। इनपुट आउटपुट मॉडल मतलब एक साइड से आप इनपुट देंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर्स या प्रोटीन सीक्वेंसेस आप डालेंगे, दूसरे साइड से ये फिर ये आउटपुट में ये 3 डायमेंशनल प्रोटीन स्ट्रक्चर बना करके वो आउटपुट दे देगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? अल्फ़ाफोल्ड से फ़ायदा क्या होगा? देखिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर जान जाने से और प्रोटीन का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग जान जाने से इंसानों के अंदर होने वाली कई सारी बीमारियों का हमें पता लग सकता है, और एक बार जब बीमारियों का पता लग जाएगा तो उनका इलाज भी हमें पता लग जाएगा। अभी भी हमारे पास प्रोटीन स्ट्रक्चरिंग के तरीके हैं, जैसे कि एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोग्राफी, क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी। ये सब अभी भी तरीके हैं प्रोटीन स्ट्रक्चरिंग करने के, लेकिन अभी के जो तरीके हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, कभी कभार तो साल भर लग जाते हैं, और ये ट्रायल एंड एरर मेथड पे बेस्ड है। मतलब एक बार में कोई प्रोटीन स्ट्रक्चर सही निकल आए इसकी भी कोई गारंटी है नहीं। लेकिन अल्फ़ाफोल्ड जो है वो प्रोटीन स्ट्रक्चरिंग का जो प्रोसेस है उसको काफ़ी ज़्यादा सरल बना देता है। एंड दिस इज़ हाउ अल्फ़ाफोल्ड का जो डेवलपमेंट है बाय गूगल की कंपनी डीप माइंड, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए रिवॉल्यूशनरी मोमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट शॉर्टेस्ट डे इन द वर्ल्ड सिंस 1960s एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। देखिए, जो बीता हुआ 29 जून था, इस दिन हमारे अर्थ ने पूरा एक जो रोटेशन कंप्लीट किया, उस रोटेशन में हमारे अर्थ ने 24 घंटे से लगभग 1.59 मिली सेकेंड्स कम लिया रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए। एंड दिस इज हाउ इट मेक्स दिस 29th जून एज द शॉर्टेस्ट डे ऑन अर्थ सिंस 1960s। क्योंकि रोटेशन में 24 घंटे ना लग करके 24 घंटे माइनस 1.59 मिली सेकेंड्स लगे, इतने मिली सेकेंड्स कम लगे, एंड दिस मेक्स इट्स द शॉर्टेस्ट डे। वो आप कहेंगे कि 1.59 मिली सेकेंड का पता लगाने कौन बैठा था? तो साइंटिस्ट लोगों को इस हर एक मिली सेकेंड का भी डिफरेंस का पता लग जाता है, बिकॉज दे यूज अ वेरी प्रिसाइज क्लॉक जिसका नाम है एटॉमिक क्लॉक्स। तो एटॉमिक क्लॉक्स को बनाया गया है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है उनका एटॉमिक क्लॉक्स का। एटॉमिक क्लॉक्स को बनाया गया फॉर प्रिसाइज टाइम अंडरस्टैंडिंग या टाइम कोऑर्डिनेशन। जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे जीपीएस सिस्टम हो गया या इंटरनेट हो गया, ऐसी चीज़ों को कैसा है, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन चाहिए टाइमिंग का। इंडिया में हो या अमेरिका में हो या यूके में हो, टाइम का 100% कोऑर्डिनेशन चाहिए, और इसके लिए फिर एटॉमिक क्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर जीपीएस, नेविगेशन, इंटरनेट कोऑर्डिनेशन के लिए। तो इसके लिए एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जिसकी मदद से कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम फ्रेम डेवलप किया गया है। उसी एटॉमिक क्लॉक की मदद से हमें पता चल गया कि 29 जून का जो दिन था, दैट वाज द शॉर्टेस्ट डे सिंस 1960s। लेकिन अगर ट्रेंड की बात करें कि जो अर्थ का रोटेशन स्पीड है, क्या ये हमेशा से ही घटता आ रहा है, बढ़ता आ रहा है, तो आपको एक बात जान करके हैरानी होगी कि हमारे अर्थ का जो रोटेशन का स्पीड है वो इन जनरल मतलब मिलियंस एंड मिलियन ईयर्स से धीरे धीरे बढ़ रहा है।
वो बात अलग है कि इस साल ये जो 29 जून था उस दिन अर्थ का रोटेशन स्पीड जो है वो ध्यान से समझिएगा, आपको ये बात समझनी है कि मिलियन ईयर से ही अर्थ का जो रोटेशन स्पीड है वो घट रहा है। ध्यान से समझिएगा, आई एम सो सॉरी, पहले मैंने कहा बढ़ रहा है, लेकिन आई एम गोइंग टू रेक्टिफाई इट कि आप समझिए 1.4 बिलियन ईयर्स अगो हमारा अर्थ एक रोटेशन लगभग 19 घंटे में कंप्लीट कर लेता था, यानी कि उस टाइम में स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी और टाइम कम लगता था। धीरे धीरे स्पीड कम हो रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, और स्पीड कम हो करके अब के टाइम में हम ऐसे हालात पे पहुंच गए हैं कि अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। तो मुद्दा ये है कि अर्थ का स्पीड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ डिक्रीज्ड एंड दैट इज़ वाई द टाइम पीरियड टेकन हैज़ इंक्रीज्ड। वो बात अलग है कि रिसेंटली जो 29 जून को कैसा हुआ है कि एक बार फिर से स्पीड बढ़ गया है और इसलिए 1.59 मिली सेकेंड कम लगा। आई होप नो वन इज कन्फ्यूज्ड। सो अबाउट 1.4 बिलियन ईयर्स अगो द अर्थ यूज्ड टू टेक ओनली 19 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, और अ पीरियड ऑफ टाइम स्पीड इज डिक्रीजिंग एंड दैट इज व्हाट टाइम इज इंक्रीजिंग। लेकिन हाल फिलहाल में 29 जून को फिर से स्पीड थोड़ा कम हो गया एंड दैट इज़ वाई टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। देखिए अभी इस बात को समझते हैं कि वाई आर द डेज गेटिंग शॉर्टर दीज डेज। अभी हाल फिलहाल में पिछले कई सालों से दिन छोटे क्यों हो रहे हैं, क्यों 1.4 बिलियन ईयर्स अगो हमें बस 19 घंटे लगते थे, अब धीरे धीरे क्यों फिर टाइम पीरियड बदल रहा है, इसको लेकर के साइंटिस्ट अभी तक कोई कंक्लूसिव आंसर नहीं दे पाए हैं। दे आर येट टू गिव एनी कंक्लूसिव आंसर। सरल बात यह है कि देयर इज़ नो कंसेंसस अमंग्स द साइंटिस्ट कम्युनिटी कि वाई द अर्थ इज चेंजिंग इट्स टाइम फ्रेम। कभी 24 घंटे, एक वक्त था 19 घंटे, आज के टाइम में 24 घंटे लगा रहे हैं, कभी कभार वो 24 घंटे से एक आधा सेकंड कम लगा देते हैं, कभी ज़्यादा लगा देते हैं। वाई इट इज़ हैपनिंग, इट इज़ येट टू बी एक्सप्लेन्ड इन ए वेरी सेटिस्फैक्टरी मैनर। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैज़ एट्रीब्यूटेड टू चेंज इन द अर्थ्स स्पिन? क्या कारण हो सकते हैं? देखिए कोई भी कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट तो है नहीं, लेकिन व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न, उसको लेकर के कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। जैसे कि क्लाइमेट चेंज को साइंटिस्ट क्लेम करते हैं क्लाइमेट चेंज के कारण कैसा है, सी लेवल राइज हो रहा है। सी लेवल राइज होने के कारण हो सकता है कि अर्थ का रोटेशन स्पीड पे असर पड़ा हो। उसके अलावा ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून दैट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ टाइड्स, उस कारण से भी हो सकता है अर्थ के रोटेशनल स्पीड पे असर पड़ा हो। तीसरा हो सकता है चैंडलर वोबल फिनोमेना। चैंडलर वोबल फिनोमेना क्या होता है वो जरा समझिए। अर्थ का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो भी थोड़ा थोड़ा अपना लोकेशन बदलता रहता है। दैट इज़ नोन एज बाय द फिनोमेना चैंडलर वोबल फिनोमेना। दिस रेफर्स टू द स्मॉल डेविएशन इन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ जोग्राफिकल पोल्स। तो ये भी कारण हो सकता है, अर्थ का जोग्राफिकल पोल से वो धीरे धीरे अपना थोड़ा बहुत लोकेशन बदलते रहते हैं, इस कारण से भी हो सकता है कि अर्थ का रोटेशन स्पीड पे असर पड़ रहा हो। Few days ago I covered a topic with respect to satellite launches, small satellite launch vehicles. उस टाइम में मैंने बात की थी जियो स्टेशनरी सिंक्रोनस ऑर्बिट की, एंड देन आई सेड कि अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल डिस्कस इट इन माई subsequent newspaper analysis. तो some of the students requested me कि सर प्लीज़ डिस्कस अबाउट द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स। तो चलिए अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ अबाउट द 3 मेन टाइप ऑफ ऑर्बिट जहाँ पे सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं। तो पहला होता है पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट पे कैसा है, सैटेलाइट्स इस तरह से लॉन्च किए जाते हैं कि दैट रोटेट्स फ्रॉम पोल टू पोल, ऐसे रोटेट करता है पोल टू पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो इससे फ़ायदा क्या होगा ज़रा देखो, अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है अलॉन्ग द इक्वेटर, ऐसे रोटेट कर रहा है, जबकि ये सैटेलाइट ऐसे रोटेट कर रहा है। तो इस कारण से होता क्या है कि दिस सैटेलाइट कैन कवर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द अर्थ, क्योंकि अर्थ इज़ रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट and the satellite is rotating from north to south, and this is how it is able to cover each and every point on the earth. दूसरा है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जिसको लेकर के उस दिन आपने सवाल पूछा था। देखो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट वो ऑर्बिट होता है जहाँ पे सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है अर्थ के अराउंड घूमने का वो एग्जैक्टली 24 घंटे का हो जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जिस रफ्तार से अर्थ घूम रहा है उसी रफ्तार से सैटेलाइट घूमेगा,
और इससे कैसा होगा कि दिस सैटेलाइट विल रिमेन ऑलवेज ओवर वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द अर्थ। तो इसको निकालने के लिए हमें कैसे इसको पता करना होगा कि कौन सा ऐसा हाइट है जहाँ पे अगर हम सैटेलाइट को लॉन्च करें तो इट विल ऑलवेज रिमेन ओवर वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द अर्थ। इसको निकालने के लिए हमें बेसिकली देखना होगा कि ऐसा कौन सा हाइट होगा अर्थ के सरफेस से जहाँ पे अर्थ इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाए कि दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनफ टू अलाउ दिस सैटेलाइट टू मूव इन अ सर्कुलर फैशन with a speed which is just enough to allow this satellite to complete one rotation in 24 hours। सरल भाषा में देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, कैपिटल G m1 इंटू m2/r² आपने ज़रूर सुन रखा होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है mv²/r। तो दोनों को इक्वेट कर दो। आई होप जिनका भी फिजिक्स बैकग्राउंड है ये आप समझते होंगे, उनको इक्वेट कर दो, आपको हाइट पता लग जाएगा ऐसा कौन सा हाइट होगा जिस पे अर्थ एग्जैक्टली उतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा जिससे कि ये सैटेलाइट का रोटेशन स्पीड विल बी जस्ट इनफ टू अलाउ दिस सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर। तो ये होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब देखो जियो स्टेशनरी कैसा है, इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर अगर लॉन्च करोगे लगभग 35,786 किलोमीटर की हाइट पे, बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर लॉन्च करोगे आप, तो कैसा होगा कि एट दिस हाइट द force applied by the earth, gravitational force applied by the earth will be just enough to allow this satellite to rotate in 24 hours, make one rotation in 24 hours। लेकिन इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर रखोगे तो इट विल बी नोन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, क्योंकि इक्वेटर के उसी पॉइंट पे वो घूमता रहेगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे एंगल पे अगर रख रहे हो तो इससे कैसा होगा कि अर्थ तो ऐसे घूम रहा है लेकिन ये सैटेलाइट ऐसे घूमेगा, भले 24 घंटे में ही कंप्लीट करेगा अपना एक रोटेशन, लेकिन ये एग्जैक्टली एक पॉइंट के ऊपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अबव द इक्वेटर। आप इक्वेटर के ऊपर रखोगे तब तो साथ ही साथ घूमता रहेगा, लेकिन अर्थ घूम रहा है ऐसे और आप इसको किसी दूसरे एंगल पर रख दोगे तब तो एग्जैक्टली एक पॉइंट के ऊपर नहीं रहेगा। येट इट विल कंप्लीट इट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। तो इस तरह के जो ऑर्बिट्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, और इक्वेटर के ऊपर वाला जो ऑर्बिट होगा उसको हम लोग कहेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तीसरा ऑर्बिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कैसा होता है, जिसमें हम सैटेलाइट को ऐसे एंगल पे रखते हैं जिससे कि उसके और अर्थ के सेंटर और सन के सेंटर के बीच का जो एंगल है वो हमेशा कांस्टेंट रहे। मीन्स द सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड एट सच एन एंगल विद द इक्वेटर डिपेंडिंग अपॉन द सनलाइट दैट द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द अर्थ and the sun and the axis of the orbit is always constant। इससे फ़ायदा क्या होता है, ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट से फ़ायदा क्या होता है कि दिस सैटेलाइट विल मूव एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इट विल कम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द अर्थ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द डे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर सन सिंक्रोनस सैटेलाइट आप लॉन्च कर रहे हैं तो ये सैटेलाइट अगर भारत के ऊपर दिन के 3 बजे आता है तो रोज़ के रोज़ ये दिन के 3 बजे भारत के ऊपर ही दिखेगा आपको। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। सो एलिमिनेशन मेथड से जैसे इंडिया को आप एलिमिनेट करते हैं यू गेट द आंसर। ITR को लेकर के फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ correct, बाकी these two statements are not correct and the question asked which is the not correct, so the correct answer is 2 and 3. A fusion reaction produces more energy, this is right, but fusion reaction is safe, less accident prone and cleaner source of energy। ऐसा नहीं है, fusion से ज़्यादा cleaner source energy fusion है, that is why correct answer will be option A। and trade deficit से unemployment बढ़ेगा, employment है, so first statement is wrong लेकिन दूसरा सही है, so the correct answer will be option B। That's all from our side for today, thanks for watching।